हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ड्रग के सिंथेसिस बनाना, ड्रग की संरचना और संरचना में बदलाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम ड्रग के फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एक्शन की स्टडी भी करते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। मतलब क्या करते हैं, हम ड्रग को बनाना सीखते हैं, ड्रग की संरचना कैसे हुई उसके बारे में पढ़ते हैं और संरचना में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं या होने चाहिए इसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद में, और साथ ही साथ हम इसमें क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल और थेरापेटिक एक्शन, मतलब ड्रग का यूज़ क्या है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये हमें ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर की नॉलेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इसमें हम ड्रग के स्टोरेज कंडीशन की नॉलेज को प्रोवाइड करती है, या मतलब नॉलेज लेते हैं। ये हमें ड्रग की स्टोरेज कंडीशन की नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मेडिसिनल यूज़ कैसे करना है इसकी नॉलेज हमें प्रोवाइड करती है। मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मेडिसिनल यूज़ की नॉलेज प्रोवाइड करना या कराती है। ये हमें ड्रग की अशुद्धियों को कम करने और ड्रग की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप किन सेक्टर्स में है, तो हम देखते हैं जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, गवर्नमेंट एनालिस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इनमें इनका स्कोप है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ड्रग के केमिकल क्लासिफिकेशन की नॉलेज देना, ड्रग के केमिकल नेम स्ट्रक्चर की नॉलेज देना। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है ड्रग के फार्माकोलॉजिकल यूज़ की नॉलेज देना। हमारा फोर्थ है ड्रग के स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की नॉलेज देना। इसके बाद में हमारे आता है ड्रग की इम्प्योरिटी टेस्टिंग की नॉलेज देना। ठीक है, और नेक्स्ट है ड्रग को अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाना, ड्रग्स के अलग अलग फॉर्मुलेशन, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया, इस तरह से जो भी होते हैं उन्हें फॉर्मुलेशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब त्रुटि। डेफिनेशन इसकी देखें, एरर एक अंतर होता है जो किसी भी कार्य या उत्पाद के यथार्थ मान और निरीक्षित मान के बीच का होता है। मतलब एरर क्या होता है, ये एक तरह से डिफरेंस होता है किसी कार्य या उत्पाद के यथार्थ मान और निरीक्षित मान, जैसे कि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए एक्यूरेट, वो क्या होता है यथार्थ मान, और निरीक्षित मान क्या होता है हमने उसकी वैल्यू कितनी निकाली, मतलब नाप तोल करके हमने उसकी वैल्यू कितनी निकाली, तो ये क्या होता है निरीक्षित मान। तो इनके बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसे बोला जाता है एरर। अब हम इसको और समझते हैं, यथार्थ मान ट्रू वैल्यू और निरीक्षण मान ऑब्जर्व वैल्यू के बीच के अंतर को एरर यानी कि त्रुटि कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एरर, त्रुटि के प्रकार। त्रुटि निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है सिस्टमिक एरर। ये निम्नलिखित है, एरर ऑफ मेथड। ठीक है, एरर ड्यू टू ग्लासवेयर, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट। किसकी वजह से, एरर ऑफ मेथड, मतलब जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कोई गलती कर रहे हैं। एरर ड्यू टू ग्लासवेयर, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, मतलब ग्लासवेयर कोई ख़राब है, या एपरेटस ख़राब है, या इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, या केमिकल जो यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब है, तो इसकी वजह से होता है। ऑपरेटिव एरर्स, जो मतलब तरीका है वही गलत है करने का। पर्सनल एरर, मतलब हम अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर माइंड में रखे हैं और उस वजह से हम गलती कर बैठते हैं, तो इसे बोलते हैं पर्सनल एरर। रैंडम एरर्स होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं मिस्टेक एंड ब्लंडर्स। पहला हमारा था सिस्टमिक, फिर था रैंडम, अब देखते हैं हम मिस्टेक एंड एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं मिस्टेक एंड ब्लंडर्स। सिस्टमिक एरर को डिटर्मिनेट एरर भी कहा जाता है।
इस प्रकार की त्रुटि को पहले से अनुमान लगाकर पता किया जा सकता है और त्रुटि होने से रोका जा सकता है तथा त्रुटि को ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, जबकि रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर को नॉन सिस्टमिक एरर या इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। इस प्रकार के एरर सभी मेजरमेंट में आते हैं, चाहे कितना भी भलीभांति कार्य किया जाए। इन त्रुटियों का ना इनका अनुमान लगाया जा सकता है और ना रोका जा सकता है और ना ही इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। ये एरर तापमान, पर्यावरण, बिजली की अनियमितता के कारण हो सकते हैं। रैंडम एरर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं मिस्टेक एंड ब्लंडर्स। ये त्रुटि गलत गिनती, गलत भार मापन, गलत रीडिंग लेने से आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मिस्टेक एंड ब्लंडर्स। सोर्स ऑफ एरर, त्रुटि निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1 है एरर ऑफ मेथड। इस एरर का पता लगाना बहुत कठिन है। ये एरर डिफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट की वजह से होता है। एरर ड्यू टू ग्लासवेयर एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट। ठीक है, जैसे बैलेंसिंग आर्म का बराबर ना होना, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का होना, डिफेक्टिव ग्लासवेयर का यूज़ करना, यूज़ ऑफ इम्प्योर रिएजेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इम्प्योर रिएजेंट मतलब अशुद्ध रिएजेंट का यूज़ करना। ऑपरेटिव एरर क्या होता है? ठीक प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म ना करना। पर्सनल एरर, यह एरर ऑपरेटर पर वर्कलोड, स्ट्रेस, एंगर की वजह से होता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे तीनों कि क्या होते हैं। इसके बाद में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? जब किसी प्रकार का मेजरमेंट को किया जाता है तो मापी गई मापन वास्तविक मान के कितने समान है, उसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब हम इसको और समझते हैं। वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू और निरीक्षित मान में कम से कम अंतर का आना एक्यूरेसी शुद्धता कहलाता है। ठीक है। प्रिसीजन, वास्तविक मान और निश्चित मान को दो या दो से अधिक बार मापने पर जो समान या कम से कम अंतर की वैल्यू प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्रिसीजन, शुद्धता कहते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के एरर को कम करने में। अब हम इसको और समझते हैं। कम से कम अंकों द्वारा परिणाम को व्यक्त करना सार्थक अंक कहलाता है। सार्थक अंकों के नियम, सभी अशून्य एक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स जो हैं वो सार्थक अंक हैं। यदि शून्य अंक दो अशून्य अंकों के बीच है, ठीक है, जैसे कि 1020, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। जैसे कि यदि शून्य अंक दो अशून्य अंक के बीच में, अब इसमें बीच में कौन है? 0, किसके? 1 और 2 के, तो ये कितने सार्थक अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। लास्ट वाला हम नहीं गिनेंगे। यदि शून्य दो या दो से अधिक अशून्य अंकों को दशमलव के बाद में है, जैसे कि इसमें हो गया 110.00, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यदि शून्य दो या दो से अधिक शून्य और शून्य अंकों के दशमलव से पहले हो तो इसमें हम, जैसे कि ये एग्जांपल है 0.003, तो इसमें 1 सार्थक अंक को माना जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इम्प्योरिटीज़। किसी बाहरी केमिकल पार्टिकल के ड्रग में उपस्थित होना इम्प्योरिटी कहलाता है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, टॉक्सिक इम्प्योरिटी, किसी केमिकल सब्सटेंस में जब इम्प्योरिटी निर्धारित मान से अधिक हो तो उसे टॉक्सिक इम्प्योरिटी कहते हैं। ये बॉडी में टॉक्सिक प्रभाव डालती है, जैसे एग्जांपल लेड एंड आर्सेनिक। ठीक है। हार्मलेस इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी ड्रग की पावर को कम करती है उसे हार्मलेस इम्प्योरिटी कहते हैं। ये बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती, जैसे कि आयरन और सोडियम। इम्प्योरिटी अफेक्टिंग स्टोरेज प्रॉपर्टी, मॉइस्चर की उपस्थिति के कारण ड्रग का ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस होने लगता है, जिसे ड्रग इम्प्योर हो जाती है। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्योरिटी काउजिंग टेक्निकल प्रॉब्लम। मॉइस्चर की वजह से ग्रैन्यूल्स को पंच करते टाइम ग्रैन्यूल्स पंचिंग मशीन के फेस पर चिपक जाते हैं, जिससे कि टेक्निकल
प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनसे टैबलेट पंचिंग की जाती है, तो क्या होते हैं जब वो पंच की जाती है तो वो पंचिंग मशीन का जो फेस होता है, जो हैमर टाइप होता है, उस पे चिपकने लगते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। अब अपनी नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्योरिटी अफेक्टिंग टेस्ट, ऑर्डर एंड अपीयरेंस। ठीक है, तो मॉइस्चर उपस्थिति की वजह से ड्रग के ऑक्सीडेशन होने लगता है, जो कि ड्रग के टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस में बदलाव कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी नेक्स्ट है इम्प्योरिटी दैट लोअर शेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। मॉइस्चर की प्रेजेंस से ड्रग का हाइड्रोलिसिस होने लगता है, जिससे कि ड्रग की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, मतलब वो कितने समय तक कार्यरत होती है, वो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, ये टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है, ये ड्रग की एफिकेसी कम करती है। ठीक है, ये ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल देती है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम कॉज करती है। ठीक है, इसके बाद में है टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है, और फिजिकल कांस्टेंट, ठीक है, ह्यूमिडिटी, नमी, इंसोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और इसके बाद पीएच मेजरमेंट, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, लॉस ऑन ड्राइंग, टेस्ट फॉर एनाइंस एंड कैटाइंस, लिमिट टेस्ट एंड ऐसे मतलब परखना। इसके बाद में हम देखते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। इसके मुख्यतः 4 स्रोत होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल में बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकली जो स्रोत हैं उस जिससे रॉ मटेरियल मिल रहा है वो कौन से हैं, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया और मिनरल हो गया। सिंथेटिक, जिन्हें कृत्रिम तरह से बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल एंड इंटरमीडिएट्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट रिएक्शन। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, कहाँ से इम्प्योरिटी आती है। जैसे स्टार्टिंग मटेरियल आया, ठीक है, और जो उसका प्रोसेस हुआ उसमें इम्प्योरिटी आ गई, रिएजेंट ही ख़राब है, सॉल्वेंट ख़राब है, कैटलिस्ट रिएक्शन हो गई, तो इस तरह से क्या होता है, इम्प्योरिटी हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, ठीक है, पार्टिकुलेट मतलब कोई अनिश्चित कण का प्रेजेंट होना। नॉन पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, कोई ऊपर निश्चित और नीचे अनिश्चित। ठीक है, प्रोसेस एरर, ये मतलब प्रोसेस है उसी में कोई गलती कर रहे हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरर हो रहा है। ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन हो रहा है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है, तो ये इसके वजह से भी हो जाती है। केमिकल एंड फिजिकल इंस्टेबिलिटी, तो इम्प्योरिटी ड्यू टू क्रिस्टल पैकिंग। ठीक है, रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल, कंटेनर के मटेरियल से रिएक्शन करना या इम्प्योर क्रिस्टल पैकेजिंग की वजह से हो जा रही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है। केमिकल इंस्टेबिलिटी है, केमिकल मतलब स्थिर नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे लिमिट टेस्ट। किसी केमिकल सब्सटेंस की प्योरिटी, आइडेंटिटी, क्वालिटी को चेक करने और कंट्रोल करने के लिए लिमिट टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में प्रिंसिपल, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया और प्लस सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इसको हम डाइल्यूट HNO3 से जब की प्रेजेंस में इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ हमें सोडियम नाइट्राइट प्राप्त हो जाएगा। तो यही आप इस रिएक्शन को याद कर लेंगे, तो यह बस आप इसको एक लैंग्वेज में लिख देंगे तो इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के उपस्थिति में कराते हैं तब सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये बस इतनी आपको लिखना है और इससे बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है, इसमें एक टेस्ट सैंपल होता है और एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है। स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है, जो मानक दंड द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि जिसका बारे में पहले लिखा है कि आपको ये इस तरह से बना लेना है। ठीक है, टेस्ट सैंपल क्या होता है, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका सैंपल होता है। तो हम टेस्ट में क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसके बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट कर लेते हैं सॉल्यूशन को 50 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। 1 ml सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं 5% वेट बाय वॉल्यूम,
ठीक है। उसके बाद में कीप सॉल्यूशन रेस्ट फॉर 5 मिनट, उसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। कंपेयर टर्बिडिटी विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इसकी टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन को इसके टेस्ट करेंगे। अब हम स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। इसमें 1 ml ऑफ 0.01 HCl प्लस 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेंगे एंड फॉर नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है, 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्राइड लेंगे 5% वेट बाय वॉल्यूम। कीप सॉल्यूशन असाइड फॉर 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। कंपेयर टर्बिडिटी विथ टेस्ट सैंपल, अब हम इसकी टेस्ट सैंपल से टर्बिडिटी जो है चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, यदि किसी सैंपल की टर्बिडिटी धुंधलापन स्टैंडर्ड सैंपल से कम है तो वह टेस्ट सैंपल पास माना जाएगा, अन्यथा वह टेस्ट सैंपल फेल होगा। तो ये था हमारा ये टेस्ट। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। सल्फेट आयन और बैरियम क्लोराइड को क्रिया कराएंगे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बैरियम सल्फेट और क्लोराइड आयन प्राप्त हो जाएंगे। तो वही हमें इसमें लैंग्वेज में हिंदी में लिख देना है। जब सल्फेट आयन को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बैरियम सल्फेट और क्लोराइड आयन प्राप्त होते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें वही दोनों प्रोसीजर फॉलो करने, टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल। टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ सैंपल एंड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ऐड 5 ml ऑफ बैरियम सल्फेट, 12 रिएजेंट, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, ठीक है, कंपेयर टर्बिडिटी विथ स्टैंडर्ड सैंपल। और इसी तरह से हमें स्टैंडर्ड सैंपल के बारे में पढ़ना है, जैसे टेक 1 ml ऑफ इतना वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कितना, ये यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 0.10897, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट, इसको भी हम 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हम इसकी टर्बिडिटी टेस्ट सैंपल से चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन में यदि टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी धुंधलापन स्टैंडर्ड सैंपल से कम है तो टेस्ट सैंपल पास माना जाएगा, अन्यथा टेस्ट सैंपल फेल होगा। अब हमारा नेक्स्ट लिमिट टेस्ट है टेस्ट फॉर आयरन। अब इसमें क्या करेंगे, फेरस आयन, ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, फेरिक आयन मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखें फेरस आयन प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट अमोनिया की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरस थायोग्लाइकोड, और फिर हाइड्रोजन भी प्राप्त हो जाएगा। तो वही हमें इसमें लिख देना है कि यदि फेरस आयन की क्रिया थायोग्लाइकोलिक एसिड के से कराते हैं तो फेरिक आयन प्राप्त होता है, तथा जब फेरस आयन की को थायोग्लाइकोलिक एसिड के रिएक्ट कराते हैं तो डाइल्यूट अमोनिया की प्रेजेंस में तो फेरस थायोग्लाइकोलिक कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, टेक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन डिस्टिल वाटर, ठीक है, डाइल्यूट इट टू 40 ml, ठीक है, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऐड अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन, डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 50 ml, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में क्या देखें, कीप सॉल्यूशन असाइड फॉर 5 मिनट के लिए हम इसको असाइड कर देंगे, मतलब एक तरफ रख देंगे रेस्ट करने के लिए। कंपेयर द कलर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अब इसमें हम क्या करेंगे, कलर का कंपैरिजन करेंगे। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड सैंपल कैसे बनाना है। टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, डाइल्यूट इट टू 40 ml, ठीक है, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऐड अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन, डाइल्यूट सॉल्यूशन अप टू 50 ml तक हम इसको डाइल्यूट करेंगे। कीप सॉल्यूशन असाइड फॉर 5 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद में कंपेयर द कलर विथ टेस्ट सैंपल, तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्टैंडर्ड सैंपल भी बन गया। अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यदि टेस्ट सैंपल का कलर स्टैंडर्ड सैंपल से कम है तो टेस्ट सैंपल पास होता है, अन्यथा वह ये फेल होगा। ये पर्पल कलर पर बेस्ड होगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट, तो इसमें क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के टेस्ट 3 भागों में डिवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रोसीजर, देखेंगे मेथड फर्स्ट देखते हैं।
तो इसमें मेटल लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन लेते हैं, एल्कलाइन मीडिया की प्रेजेंस में इसकी जो है रिएक्शन कराते हैं तो मेटल सल्फाइड कॉम्प्लेक्स मिलता है तथा हाइड्रोजन मिल जाता है। ये एक मेथड क्लियर सॉल्यूशन के लिए होता है। आपको ध्यान रखना है जो पहला मेथड है ये क्लियर सॉल्यूशन के लिए ही उपयोगी है। अब हम इसमें देखते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड सैंपल हमें कैसे बनाने हैं। टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड सैंपल में भी टेक 25 ml ऑफ सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है। एडजस्ट pH 3 to 4 बाई यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन। अब हम स्टैंडर्ड सैंपल में भी ये करेंगे, एडजस्ट pH 3 to 4 बाई यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन, डाइल्यूट अप टू 35 ml और इसको भी हम 35 ml तक डाइल्यूट करेंगे। एड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन। इसमें भी और स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे, डाइल्यूट अप टू 50 ml। इसमें भी अब हम दोबारा से 50 ml तक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी डाइल्यूट करेंगे। दोनों ही सैंपल को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर द क्लैरिटी विथ स्टैंडर्ड सैंपल। अब दोनों की क्या करेंगे, जो टेस्ट सैंपल है उसके स्टैंडर्ड सैंपल से उसकी क्लैरिटी कंपेयर करेंगे और जो क्लैरिटी स्टैंडर्ड सैंपल की आई है उसको टेस्ट सैंपल से हम कंपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड मेथड। ये मेथड सिर्फ अनक्लियर सॉल्यूशन के लिए होता है, जैसे कि टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल। अब हम इसमें देख लेते हैं, दोनों में हम क्या करना है, टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। अब हमें स्टैंडर्ड में क्या करना है, टेस्ट सैंपल टू बी टेस्टेड इन इज वेटेड विथ H2SO4। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, डाइल्यूट टू 25 ml। अब स्टैंडर्ड सैंपल में क्या करना है, हमें वन द सैंपल एट लो टेम्परेचर। अब हमें टेस्ट में क्या करना है, एडजस्ट pH 3 to 4 बाई यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। अब हमें स्टैंडर्ड में क्या करना है, 2 ml HNO3 एंड 5 ड्रॉप ऑफ H2SO4 को ऐड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट अप टू 35 ml। अब हमें इसमें क्या करना है, हीट द मिक्सचर टिल द फ्यूम्स स्टॉप इन्वॉल्विंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें हमारा स्टैंडर्ड में क्या आएगा, इग्नाइट इट एंड मफल फर्नेस एट 500 से 600 डिग्री सेल्सियस अंटिल द कार्बन इज कम्प्लीटली बर्न, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, ऐड 4 ml। अब इसमें स्टैंडर्ड में क्या करना है, ऐड 4 ml HCl आफ्टर कूलिंग, ठीक है। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हमें इसमें तो कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेकिन अभी हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इधर कंप्लीट बना नहीं है, तो हमें क्या करना है, कवर द मिक्सचर एंड डाइजेस्ट फॉर 50 मिनट ऑन वाटर बाथ, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नाउ अनकवर द इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ऑन वाटर बाथ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, HCl ड्रॉप इज एडेड टू द मॉइस्चन द रेसिड्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 ml ऑफ हॉट वाटर ऐड करना है, मेक सोल्यूशन एल्कलाइन बाई एडिंग अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे 25 ml तक, ठीक है। अब इसका pH एडजस्ट करेंगे 3 से 4 बाई यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड और अमोनियम सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको डाइल्यूट करेंगे 35 ml तक, ठीक है। एड 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट अप टू 50 ml, ठीक है। कीप सॉल्यूशन असाइड फॉर 5 मिनट, ठीक है। कंपेयर द सॉल्यूशन विथ टेस्ट सैंपल। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अब हमारा थर्ड मेथड रहता है, ये मेथड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल बनाएंगे। टेक सैंपल सॉल्यूशन एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट अप टू 50 ml। दोनों में हम डाइल्यूट करेंगे। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम सल्फाइड, दोनों में ही सोडियम सल्फाइड को ऐड करेंगे। दोनों को ही 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। टेस्ट सैंपल को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ये था हमारा टेस्ट सैंपल। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट
जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल फॉर टेस्ट फॉर आर्सेनिक देखेंगे। तो स्टेप 1 देखते हैं हम इसमें, आर्सेनिक एसिड इन सैंपल। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें आर्सेनियस एसिड प्राप्त हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में बदल लिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, HCl हो गया, जिंक हो गया और पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। स्टेप 2 देखते हैं हम, आर्सेनिक एसिड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन और आर्सेनिक गैस हमें मिल जाती है। आर्सेनिक एसिड की क्रिया नेसेंट हाइड्रोजन या फ्री हाइड्रोजन से कराते हैं तो आर्सेनिक गैस हमें मिल जाती है। थर्ड स्टेप क्या है, ठीक है, आर्सेनिक गैस प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हमें येलो स्टेन मिल जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आर्सेनिक गैस की क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं तो येलो स्टेन प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट इन वाटर प्लस स्टैंडर्ड आर्सेनिक। डिजॉल्व ए अननोन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड आर्सेनिक। एड 1 kg KI। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऐड 5 ml ऑफ स्टेनियस क्लोराइड सॉल्यूशन। हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी यही पॉइंट करेंगे। 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। अब इसमें 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड आर्सेनिक को ऐड करेंगे। ठीक है, कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट। कीप द सोल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट, दोनों को ही 40 मिनट तक मतलब शांत छोड़ देंगे। कंपेयर स्टेन ऑब्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विथ टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कंपेयर द स्टेन ऑब्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विथ टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कंपेयर द पेपर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कंपेयर द पेपर विथ टेस्ट सॉल्यूशन, दोनों की एक दूसरे से जो है हम कंपैरिजन करा लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं लिटमस पेपर पर इसका ऑब्जर्वेशन। लिटमस पेपर पर रंग गाढ़ापन आर्सेनिक की मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये आपके जो है फर्स्ट चैप्टर के सारे सिलेबस इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।